जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है क्लास 11th एग्रीकल्चर के ऊपर होने वाला है, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका है कृषि शस्त्र विज्ञान जो आपका विषय होता है उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले निश्चित और अति उत्तरी जो प्रश्न होते हैं उनको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, तो वन बाई वन बात करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। उससे प्लस आपका जो है 20+ में क्वेश्चन डेली जो करा रहा था वो वाली सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, 2 दिन से नहीं हुई क्योंकि उसके जगह पर मैंने किसी दूसरी वीडियो को आपका अपलोड किया है। ठीक है, इसलिए वो वीडियो नहीं आई, लेकिन वो वीडियो आपके ऐसा मत समझिएगा कि वो वीडियो बंद हो जाएगी। वो वीडियो अपनी जो शाम के वही 5 बजे का जो समय है उसी टाइम पे आती रहेगी। ठीक है, ये जो थोड़ा बहुत मैटर आप जो दे रहा हूँ आपको ये अलग से दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको ये मत भूलिए, ये वाली क्लास तो आप जरूर लीजिएगा क्योंकि ये रामबाण है। ठीक है, ये जो है आपकी क्लास जो जिसमें 20+ क्वेश्चन होते हैं वो रामबाण है, इसे जरूर लीजिएगा। बाकी जो निश्चित और अति जो प्रश्न होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं वो यहाँ पर लेकर आया हूँ। और दूसरी चीज, अगर आप कोचिंग वोचिंग कर रहे हैं तो इसकी आपको अगर ये पढ़ते हैं तो कोचिंग की जरूरत है ही नहीं आपको एग्रोनॉमी के लिए। ठीक है, इसी से आप पूरा कवर कर लेंगे। अगर आप तक अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब भी आप इससे आसानी से पूरा कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला है, देखिए यहाँ पर आपको पहला ये एमसीक्यू के रूप में दिख रहा होगा क्वेश्चन, बस ऐसा नहीं है। आगे अब मैं अति लेकर आया हूँ, पहला ही क्वेश्चन ऐसे ही बन गया था मुझसे। ठीक है, तो आगे आप देखेंगे तो ऐसे आप देखेंगे यहाँ पर देखिए सब पूरा अति वाले क्वेश्चन मैं ऑलरेडी लेकर आया हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा मृदा, पहला क्वेश्चन है मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई है। जो हमारा मृदा है वो किस भाषा के से लिया गया है या किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का है, सेकंड है ग्रीक प्लस लैटिन भाषा का है, थर्ड है आपका लैटिन भाषा का है, फोर्थ है आपका फ्रेंच भाषा का है। तो किस भाषा का शब्द होता है, ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन ज्यादातर आपके वैभव में पूछे जाते हैं। वैभव जब आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल में जो पूछने आते हैं एग्जामिनर, ठीक है, वैभव लेने, वो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो मुझे जो है आपको दोनों तरफ से तैयार करना है, आपका वैभव भी तैयार करवाना है, प्रैक्टिकल भी तैयार करवाना है, आपके फाइनल भी तैयार करवाना है। तो उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन को मिक्सअप करके लाता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ वैभव मेरा छूट जाएगा। तो वैभव वाले क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मैं पुटअप कराता रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा? मृदा जो है उस भाषा किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। तो मृदा जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द एक होता है फ्लोर, उसका मतलब होता है आपका शब्द का जो होता है उसका शब्द होता है फ्लोर, ऐसे होता है, उसमें यू होता है, इसका मतलब होता है सतह। ठीक है, ये होता है। और लेकिन यहीं पर अगर बात करेंगे हम मृदा की जो स्टडी होती है, यानी कि मृदा या सॉइल साइंस की स्टडी जो होती है, मृदा अध्ययन जो होता है वो किस उसमें किया जाता है? तो पेडोलॉजी में किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है अध्ययन इसका। पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं मृदा विज्ञान का। और यहाँ पर ये जो शब्द होता है पेडोलॉजी, ये ग्रीक भाषा का शब्द होता है। जिनके पीछे लॉजी लगा होता है वो सभी क्या होते हैं? ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहीं पर अगर याद रखिएगा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है हमारा वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। किसका? लैटिन भाषा का शब्द है। ये भी याद रखिएगा, ये सब वैभव वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका जीन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? जीन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मक्का। मक्के में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो जीन प्रोटीन पाई जाती है। यानी प्रोटीन का, जैसे कि हम दूध पीते हैं और दूध में हमारी जो प्रोटीन होती है उसे हम कैसीन कहते हैं। दूध की जो प्रोटीन होती है उसे हम क्या कहते हैं? कैसीन कहते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें मक्का की प्रोटीन जो होती है उसे हम जीन कहते हैं। वहीं अगर बात करें हम गेहूं की प्रोटीन को, गेहूं की प्रोटीन को हम क्या कहेंगे? गेहूं में जो कौन सी प्रोटीन होती है वो ग्लूटीन होती है। ग्लूटीन होती है। ग्लूटीन प्रोटीन किसमें होती है? तो वो गेहूं में होती है। इसी कारण जो है गेहूं की जो रोटियां हैं वो फूल जाती हैं। जो फूलती हैं रोटियां वो किसके कारण होती है? उसमें ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। वहीं अगर बात करें कोई धान में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो वो आपकी ओराजिन पाई जाती है, ओराजनिन पाई जाती है। ठीक है, ये आपकी पाई जाती है किसमें? धान में पाई जाती है प्रोटीन। ठीक है, इसी प्रकार से अगर और बात करें हम जौ की, जौ में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो एल्बुमिन पाई जाती है। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इसमें आपके दूध वाली इंपॉर्टेंट है, आपकी गेहूं वाली इंपॉर्टेंट है, धान वाली, और यह सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी मक्का वाली, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें मक्का को और किस नाम से जानते हैं, तो मक्का को हम कहते हैं खाद्यान्न फसलों की, खाद्यान्न फसलों की, फसलों की फसलों की रानी किसे कहा जाता है? फसलों की रानी किसे कहते हैं? तो हम किसको कहते हैं? मक्का को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैभव में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, खाद्यान्न फसलों की रानी किसको कहते हैं? तो मक्का को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो उपज होती है वो प्रति हेक्टेयर अधिक होती है।
मतलब कि प्रति हेक्टेयर जिसकी उपज होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए जो है इसको हम कहते हैं रानी। नेक्स्ट आपका है अर्केल। अर्केल किसकी प्रजाति है? तो अर्केल आपकी प्रजाति हो जाती है मटर की। मटर की प्रजाति है अर्केल। वहीं पर अगर बात करें इसके साथ साथ और भी आप इसके साथ याद रख सकते हैं, जैसे कि साल्विया। साल्विया काफी इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो कि आपकी मटर की है। ठीक है। हरभजन। हरभजन भी आपकी किसकी वैरायटी है? वो आपकी मटर की है। ये भी आपकी किसी मटर की है? सब्जी वाली मटर की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सरसों की बीज दर होती है कितनी होती है? तो 5 to 6 kg होती है। कितनी होती है? 5 to 6 kg बीज दर होती है। किसकी होती है? तो ये सरसों की बीज दर जो है हमारी वो 5 to 6 kg होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया किसका वनस्पतिक नाम है? तो ये आपका हो जाएगा मूंगफली का। एरेकिस हाइपोजिया। हाइपोजिया, ठीक है, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये मूंगफली का वैज्ञानिक नाम होता है। और फैमिली इसकी क्या होगी? फैमिली होगी फेबेसी। फेबेसी इसकी क्या है? फैमिली हो जाएगी। फेबेसी इसकी क्या हो जाएगी? फैमिली हो जाएगी। ठीक है, फेबेसी इसकी फैमिली हो जाएगी। और इसका जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एरेकिस हाइपोजिया, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति क्या होगी इसकी? तो उत्पत्ति इसकी ब्राजील हो जाएगी। ब्राजील जो इसकी उत्पत्ति हो जाएगी। क्या? यानी कि इसका जो उद्भव हुआ है, यानी कि कहाँ से कहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई थी, कहाँ पर ये खोजा गया था, या कहाँ का प्लांट है? तो ये ब्राजील का है। ठीक है, ब्राजील का। नेक्स्ट आपका है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ ज्यादा लगाकर जिसपे। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम लिखिए। इसमें से कौन से नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होते हैं? तो आपका यूरिया भी नाइट्रोजन युक्त होती है, क्योंकि इसमें कितने परसेंट है? 46% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। नोट रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 46% नाइट्रोजन किसमें पाई जाती है? यूरिया में पाई जाती है। ठीक है, और डीआईपी में क्या होता है? डीआईपी में भी आपकी 18% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। और 46% क्या होती है? फास्फोरस होती है। क्या होती है? फास्फोरस होती है। इसी का फुल फॉर्म क्या होता है डीआईपी का? डाई अमोनियम फास्फेट। अरे भाई, आप लोग जो है खेतों में डालते होंगे, डाया जिसे बोलते हैं, तो उस पर देखना उसी बोरी पर लिखा होगा 18% नाइट्रोजन होती है, 46% फास्फेट होती है, यानी कि फास्फोरस होती है। यूरिया की बोरी देखोगे उसमें लिखा होगा 46% नाइट्रोजन होती है। और बात करें तो कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट का भी हम प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के रूप में, क्योंकि इसमें भी हमारा कैल्शियम नाइट्रेट में क्या होता है? तो हमारा नाइट्रोजन होता है। और बात करें तो अमोनियम सल्फेट में भी नाइट्रोजन होता है। तो ये सभी चार जो है आपको याद ही रखने हैं, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों में। ठीक है। नेक्स्ट है तंबाकू में रचाई की विधियों का नाम लिखिए। देखो, इसमें रचाई क्या होता है? इसका मतलब होता है क्यूरिंग। जब हम देखो क्या करते हैं, जैसे कि हमारा जो तंबाकू होता है, तंबाकू को जब हम काट लेते हैं, खेत से हार्वेस्ट कर लेते हैं, जब काटने के बाद उसको क्या कहते हैं? उसको रखते हैं, मतलब कि जैसे कि हम उसको सुखाते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं सुखाने के लिए। तो उसको हम किस प्रकार से उसको लगाते हैं ना, मतलब कि गट्ठर बनाकर जो है एक के ऊपर बढ़िया से कैसे रखते हैं। कोई समतल भूमि में रखता है, कोई गड्ढा खोद के रखता है, कोई कैसे करता है, कोई सूर्य में सुखाता है। ठीक है, ये सभी मतलब कई प्रकार होते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, हम खेत से जो हरी थी वो तंबाकू, उसे हम काट के लाए उसके पौधे को, उसको पौधों को कैसे हम उसको मैनेजमेंट किए, उसको रखे ताकि वो सूख जाए। समझ रहे हो कि वैसे सूख जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? रचाई। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आ जाता है ऐसे एग्जाम्पल, मतलब कि पेपर में, तो लोग यही भूल जाते हैं कि रचाई होता क्या है। ठीक है, तो वो समझते हैं कि हाँ कहीं पौधे लगाने से तो नहीं है, तो यहाँ पर पौधे लगाने से नहीं है। ठीक है, रचाई का मतलब होता है कि पौधे को हार्वेस्ट करने के बाद, उसके बाद उसको सुखाने की जो क्रिया होती है उसी को बोलते हैं रचाई। तो कोई एक मेथड होता है भूमि संसाधन यानी सॉइल क्यूरिंग करते हैं, या फिर गड्ढे का संसाधन यानी पिट क्यूरिंग भी की जाती है, या फिर संसाधन का प्रयोग करके किया जाता है, इनसे फायर क्यूरिंग कहते हैं, या फिर सूर्य संसाधन के द्वारा किया जाता है, सन क्यूरिंग कहते हैं, या फिर तो धूम्र नाल जो फ्लू फ्लू होता है उसके द्वारा भी इसको किया जा सकता है। तो ये सारे इसके मेथड हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बरसीम की बुआई का समय लिखिए। तो उत्तर प्रदेश में जो बुआई का समय है वो सबसे अच्छा कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में बुआई की जो समय होता है वो सबसे बेस्ट है आपका अक्टूबर। इंपॉर्टेंट है, इसकी डायरेक्ट पूछा जाता है। सोइंग टाइम क्या होती है? प्रथम सप्ताह। ठीक है, अक्टूबर भी लिख के आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 नवंबर तक इसे सफलतापूर्वक बोया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये किस उसकी किस टाइप की फसल हुई? यानी कि रबी की हुई, खरीफ की हुई, या जायद की हुई? तो ये हमारी रबी की हो जाएगी। इसकी रबी की फसल हो जाएगी, इसकी रबी की। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मक्के की दो संतुलित प्रजातियों के नाम लिखिए। इसका भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नवज्योति है आपका, प्रभात है, गंगा सेकंड है, और त्रिशूलता है। त्रिशूलता जो है आपकी ये वैरायटी किसकी है? तो मक्का की है। ठीक है, गंगा सेकंड भी मक्का की है, प्रभात भी मक्का की है, नवज्योति भी मक्का की वैरायटी है, उचित वैरायटी है सभी। नेक्स्ट आपका है स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टार्टर घोल क्या है? स्टार्टर के घोल क्या होता है? स्टार्टर का मतलब समझते हो?
मतलब स्टार्टर से तुमको ऐसा सेंस आ रहा है कि कोई चीज स्टार्ट करने की। देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि जो दही होता है, हम लोगों में दही रखा होता है, उस जाम नहीं रहा हो, मतलब कि थोड़ा उसमें जो जावन लेते हैं, जावन, ठीक है, दही जब दूध को जमाने के लिए जो हम जावन का प्रयोग करते हैं तो वो थोड़ा सा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेते हैं, उसमें डाल देते हैं ताकि उसको बहुत जल्दी से वो जाम जाए, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर स्टार्टर उसी से रिलेटेड है कि हम जब उर्वरकों को घोल बनाकर छिड़काव किया जाता है और इसे स्टार्टर घोल कहते हैं, इनमें नाइट्रोजन और ये सब किया जाता है, मतलब कहने का मतलब स्टार्टर उसको घोल कर लिया जाता है, उर्वरकों को घोला जाता है, उसको पौधों में जो छिड़काव किया जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि उसको उर्वरकों को घोल कर पौधों की जो जड़ें होती है उसको डिप करके तब लगाया जाता है, ठीक, जमीन में, ताकि उसकी जो है उपज बढ़िया हो सके और उसमें उसके जो न्यूट्रिएंट है वो उसे मिल सके अधिक मात्रा में। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, स्टार्टर घोल भी कहते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर नर्सरी वाले क्रॉपों में करते हैं, जैसे कि टमाटर है, बैंगन है, ये सभी मिर्चें है, इसमें जो लगाने के लिए जो है उसकी जड़ को डिप करके तब लगाया जाता है, ठीक है, सोल्यूशन में। तो इसी को बोलते हैं स्टार्टर सोल्यूशन। और इसमें देखिए इसमें क्या होता है, क्या आपका नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस, यानी कि जो हमारे NPK नाना पार्टिकल जो है हमारे, ये जो है हमारे होते हैं, ठीक है, नाना पार्टिकल साहब जो है इसमें होते हैं स्टार्टर में। उनका रेशियो क्या रहता है, 1:1 हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल क्षरण क्या होता है? जब वर्षा की बूंदे आवरण रहित भूमि पर गिरती है, यानी कि ऐसा कोई हमारा फील्ड है, ठीक है, उस पर कोई चीज इस बार कोई भी क्रॉप लगी नहीं हुई है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, तब इस पर जो वर्षा की बूंदे गिरती हैं, ठीक है, इसके कारण तब जो है बूंदे की चोट से भूमि का मृदा कर इधर उधर बिखरना, यानी जब इस पर जो है बूंदे गिरी, जब बारिश की बूंदे इस पर गिरेंगी, बूंदे जब गिरेंगी तब क्या होगा, इसकी मिट्टी जो यहाँ से दूसरी जगह चली जाएगी, मतलब कि वहां से मिट्टी उखड़ जाएगी, ठीक है, वहां से हट जाएगी या चोट उसको हो जाएगी। अरे आप देखे तो जब बारिश होती है तो बूंदे जब नीचे गिरती है, तो जब नीचे गिरती है उसके बाद थोड़ा सा ऊपर उठती है, वो भी धूल के कणों के साथ, मिट्टी के कणों के साथ थोड़ा ऊपर उठती है, उससे क्या होता है, मृदा कटाव होता है, मृदा क्षरण होता है, ठीक है, उसके उसके कारण क्या है, मृदा की ऊपरी परत जो है हट जाती है उस जगह से, तो इसी को बोलते हैं जल क्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौध वृद्धि है तो द्वितीयक पोषक तत्वों के नाम लिखिए। अब द्वितीयक पोषक तत्व क्या होते हैं, देखो पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, एक नॉन सूक्ष्म तत्व होते हैं, यानी कि एक माइक्रो होते हैं, एक माइक्रो होते हैं, ठीक है, ये माइक्रो होते हैं, एक माइक्रो होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट कैसे होते हैं, एक इसमें क्या होता है, इसके पार्ट के इसमें तीन भी कर सकते हो, एक होते हैं तुम्हारे प्राइमरी, प्राथमिक प्राथमिक होते हैं, ठीक, एक होते हैं द्वितीयक, द्वितीयक होते हैं, ठीक है, एक होते हैं स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक, ठीक है, एक होते हैं संरचनात्मक, ठीक है, यानी कि जो आपके स्ट्रक्चरल होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो आपके आते हैं तो CHO आ जाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आ जाते हैं। प्राथमिक में आपके NPK आ जाते हैं, इसको याद रखा हुआ ना है आपको कैसे, नाना पार्टिकल, और इसमें किसके आ जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आ जाते हैं। माइक्रो की अगर बात करें, ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट कौन कौन से आएंगे, तो इसमें बहुत सारे आते हैं, ज्यादा जो है माइनर वाले होते हैं, जैसे कि आयरन है, मैग्नीज है, ठीक है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, निकल है, कोबाल्ट है, ये सभी आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो होते हैं ये आपके हो जाते हैं माइक्रो। अब टोटल कितने होते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट, वो 17 होते हैं, तो यानी कि ये आपके कितने होंगे, ये 7 होंगे, ठीक है, सॉरी ये आपके 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 17 टोटल एसेंशियल होते हैं, जिसमें से 9 यहाँ पर हो चुके हैं, तो बचे कितने, 8, 8 यानी कि माइक्रो होंगे, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। CHO कितने होते हैं, संरचनात्मक होते हैं, प्राथमिक कौन कौन से होते हैं, तो NPK होते हैं, नाना पार्टिकल होते हैं, ठीक है, और द्वितीय कौन से होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है, द्वितीय पोषक तत्व कौन से होंगे, तो द्वितीय पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होंगे, ठीक है, सल्फर को ही गंधक कहते हैं, वैसे यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोस्ट खाद बनाते समय बरती जाने वाली 2 सावधानियां, मतलब कि बरती जाने वाली, यहाँ पर समझिए, मतलब कि जब हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं तो किन 2 सावधानियों से हमें जो है रखनी होती है, मतलब कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी होती हैं। तो यहाँ पर अच्छी कंपोस्ट तैयार करने के लिए कार्बनिक यानी जैविक पदार्थ जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, तभी बनाना चाहिए, ठीक है। कार्बनिक पदार्थों को सड़ने की क्रिया को उचित प्रकार से क्रियाशील रखने के लिए पशुओं के मूत्र में गीली मिट्टी, गोबर, राख, अमोनियम सल्फेट आदि को उचित मात्रा में मिलाकर जो है प्रयोग में लाना चाहिए।
इससे क्या होता है, जब हम उचित मात्रा में प्रयोग करेंगे तो जो उसके डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगी। ठीक है, सबसे तेज रहेगी, यानी सड़ने की जो क्रिया है वो तेज रहेगी, वरना वो धीरे धीरे सड़ेगा। तो ये सभी चीजें हमें सावधानियां के रूप में बरतनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो इसमें मैंने क्रॉपे बहुत कम ली है। ठीक है, बाकी जो है आपका जो मृदा वाला पार्ट है आपका, वहां से काफी क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, बाकी इसका एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें आपका पूरा होल जो है वो कवर कर दूंगा, लेकिन वो थोड़ा रुकना होगा इसके लिए। उससे पहले आप लोगों को कोर्स का विभाजन मुझे कराना है बॉटनी में, वो आपका वीडियो नेक्स्ट आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बॉटनी का। तो इसमें क्या होता है, इस क्वेश्चन में गन्ने के अच्छे अंकुरण के लिए ऊपरी 1/3 भाग अधिक उपयुक्त होता है, क्यों? देखो गन्ने के ऊपर अंकुरण जो होता है उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/3 गन्ना हमारा है। ठीक है, ये गन्ना है, ये पौधा है, उसके जो है इसकी लीव्स हैं। ठीक, ये इसकी जड़ें हैं। अब इसको 3 भागों में बांटा जाता है, किसमें? 3 भागों में। तभी अब 3 भागों में जब बांट दिया जाएगा तो उसका 1/3 भाग अधिक उपयुक्त होता है, क्यों? अब इसका जो है 1/3 भाग ही प्रयोग में लाया जाता है, यानी जो आपका एक भाग ये इसको छोड़ दिया जाता है, उसका बाद में सिर्फ एक भाग ऊपर का जो है लिया जाता है। ठीक है, 3 में से जो पहला भाग ऊपर का होता है वही लिया जाता है। ऐसा क्यों यही लिया जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है ग्लूकोज, ग्लू। अब जैसे कि जो गन्ना जब चूते हो, ठीक है, जब उसका चूते हो तो क्या होता है कि आगे का जो होता है उसे अगोड़ा कहते हैं। क्या अगोड़ा कहते हैं? वो कम मीठा होता है, और नीचे का जो है यहाँ पर ज्यादा मीठा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सुक्रोज होता है, यहाँ पर सुक्रोज होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज होता है, यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज होता है, यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है, सुक्रोज होता है। अब ग्लूकोज जहाँ पर होता है इसको बुवाई के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि जो है यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है वो सबसे ऐसी शुगर होती है, ग्लूकोज ऐसी शुगर होती है जो तुरंत मतलब कि एनर्जी देती है। जैसे कि आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि आप गुड़ खाओ, ठीक है, गुड़ खाओगे, ठीक है, या फिर देखो तुम ग्लूकोन-डी वगैरह पीते हो, तुरंत एनर्जी आती है। तो क्यों आती है? क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है, उसको जो है शरीर को ये नहीं करना होता कि उसको ब्रेक डाउन करना हो। अब सुक्रोज को जब ब्रेक डाउन करोगे तब वो ग्लूकोज ही बनेगा, लेकिन जब इसमें डायरेक्ट तुम ग्लूकोज जब लोगे तब तुम्हें ज्यादा एनर्जी मिलेगी। इसीलिए इसको जो है ग्लूकोज का प्रयोग कर, इसका जो है 1/3 ऊपर वाला भाग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें ग्लूकोज होता है और जो कि अंकुरण के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। अब इसीलिए यहाँ पर दिया गया अच्छे अंकुरण के लिए 1/3 भाग अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि ऊपरी भाग में ग्लूकोज अधिक मात्रा में होती है जो अंकुरण में सहायक है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मूंगफली का बीज प्रति हेक्टेयर कितना लगता है? तो इसमें आप किस्मों का बीज 90 से 100 किलोग्राम फैलने वाली का, देखो जो गुच्छेदार होती है उसके लिए 90 से 100 किलोग्राम होता है फैलने वाली की, सॉरी गुच्छेदार जो होती है 90 से 100 किलोग्राम, वहीं पर फैलने वाली की बात करें तो 70 से 80 किलोग्राम। ऐसा क्यों? देखो फैलने वाली का कम क्यों होगा? क्योंकि भाई वो जो है जब फैलेगी तो यहाँ तक फैलेगी, ये सारी एरिया जो है कवर कर लेगी, दूर तक एरिया कवर कर लेगी, तो उसका बीज दर क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन विवा में पूछे जा सकते हैं आप लोग से कि जो अगर फैलने वाली किस्म है तो उसकी बीज दर ज्यादा होगी या कम होगी, और क्यों कम होगी? क्योंकि भाई वो ज्यादा है, फैलने वाली तो ज्यादा एरिया कवर कर लेगी, ठीक है, तो उसमें जगह कम ही बचेगी, इसलिए उसकी बीज दर कम रखते हैं। नेक्स्ट आपका है सस्य विज्ञान के पिता कौन है? तो पिता आपके हो जाएंगे पेट्रो डी किसनजी, जो है वो सस्य विज्ञान के पिता है, और इनकी बुक का ओपस ओपस रूरेलियम कामोडारम इनकी पुस्तक का नाम है। इसे नोट कर लीजिएगा, क्या पता है आपसे विवा में पूछा जा सकता है। ये ओपस रूरेलियम कामोडारम ये पुस्तक किसका है? तो ये पेट्रोडाई किसनजी का पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के उपचार के लिए कौन सा रसायन प्रयोग में लाया जाता है? तो बोने से पहले आलू के बीज को 0.25% एरिटान, इससे एरिटान के घोल में 5 मिनट तक जो है डुबाया जाता है, किसमें? एरिटान में, या फिर थायो यूरिया में भी किया जाता है। किसमें? थायो यूरिया में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थायो यूरिया का भी प्रयोग किया जाता है, किसके लिए? डोरमेंसी तोड़ने के लिए, किसमें? आलू में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, आईसीआर का पूरा नाम क्या है? आईसीआर का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है विवा की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, स्टेब्लिश कब हुआ था? 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी डेट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये विवा वाले पूछ सकते हैं आप लोगों से। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च न्यू दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। ठीक है, ये टोटल आपका वीडियो था एक,
ठीक है, जो कि अति क्वेश्चनों का था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यूट्यूब चैनल को, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, बाकी आपको जो है बॉटनी में कोशिका विभाजन आप लोगों को कराना है, आप लोगों ने बताया था, तो उसका भी जल्दी आपको वीडियो शायद आज से कल तक मिल जाएगा। ठीक है।